नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, ई रिक्शा के साथ मोस्टली आपको SMPS वाला बैटरी चार्जर देखने को मिलता है। यानी ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट रिक्शा के साथ मिलता है चार्जर, वो मोस्टली होता है SMPS बेस्ड। चूंकि उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, तो वो आपको ई रिक्शा के साथ आराम से मिल जाती है। और दूसरी चीज है कि वो पावर एफिशिएंट होती है थोड़ी सी। बावजूद होता है क्या यूजली कि वो बार बार खराब होती है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए लोग उसे स्विच कर लेते हैं बाद में ट्रांसफार्मर बेस्ड बैटरी चार्जर के साथ। यानी कि वो SMPS वाला चार्जर जब बिगड़ जाता है तो उसको हटाकर वहां पे ट्रांसफार्मर से बना हुआ बैटरी चार्जर यूज में लेते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के पास, अगर आप ऑलरेडी ई रिक्शा के चार्जर का अगर आप काम करते हैं, तो आपके पास कुछ सिस्टम टेरोडाइल ट्रांसफार्मर के साथ आया होगा और कुछ EI कोर के साथ भी आया होगा। अगर नहीं आया है और आप चाहते हैं कि आप एक ई रिक्शा के लिए बैटरी चार्जर बनाएं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको एक डेटा बताने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग आप ई रिक्शा की बैटरी चार्जर बड़ी ही आराम से EI कोर के साथ बना सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आपके पास अगर कोई पुरानी बैटरी चार्जर आई है ट्रांसफार्मर बेस्ड, और वो एक सही ठीक ठाक समय चलने के बाद अगर खराब हुई है, तो उसके डेटा को फेरबदल करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उसी के डेटा के अकॉर्डिंग आप दोबारा से उस ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर दें, चाहे वो EI कोर के साथ हो, चाहे वो टेरोडाइल के साथ हो। ठीक है। तो अगर आप नया बैटरी चार्जर बनाना चाहते हैं ई रिक्शा के लिए एल्युमिनियम वायर के साथ, तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डेटा देने वाला हूं। आप मर्जी चाहे तो इसे कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के साथ काम में ले सकते हैं, यानी दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके की डेटा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 48 वोल्ट 20 एम्प की ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो हम कोर काम में लेंगे, वो लेंगे 7 नंबर की कोर, और इसका 3 इंच स्ट्रैक होगा। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 7 नंबर की जो कोर होती है उसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई होती है 2 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच लिखेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक हम 3 इंच रखने वाले हैं। स्ट्रैक क्या होती है ये मैं आपको दिखाऊं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी बॉबिन, इसके अंदर ये 7 नंबर की कोर है, और जैसा कि आप ये स्पेस देख रहे हैं, इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ कोर यानी कि बॉबिन साइज जो होगी वो 3 इंच होगी ट्रांसफार्मर का। यही जो एरिया होता है इसे हम स्ट्रैक कहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रैक हम रखने वाले हैं 3 इंच। तो इस 2 को 3 के साथ हम गुना करेंगे। ट्रांसफार्मर की बीच वाली पट्टी और स्ट्रैक, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 6 मिलेगा। मैं इसे कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 को हम गुना करेंगे 3 के साथ, तो रिजल्ट तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो देखने को मिली वो 6 मिली। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि 7 पॉइंट फार्मूला हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है। दोस्तों, आप लोग जितने भाई साहब हैं सब हमें ये कमेंट्स में पूछते हैं ये 7.5 कहाँ से आया। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन है। बेसिकली अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हम वो आपको तमाम चीज़ें बताते हैं कि ये 7.5 कहाँ से आया। यानी कि अभी जो ये ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन कर रहे हैं 50 हिजार्ड में है, यानी कि 50 फ्रिक्वेंसी के अंदर ही ये काम करेगी। लेकिन ये ट्रांसफार्मर 60 हिजार्ड के अंदर भी हो सकती है, 80 हिजार्ड के अंदर भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपको जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी मिलती है उस अकॉर्डिंग जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो जैसा कि 50 हिजार्ड के साथ हमें 7.5 रिजल्ट में आता है। ठीक है। और इसे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि स्टैंडर्ड कोर के साथ हम 7.5 फार्मूला काम में लेते हैं, और जो लोकल क्वालिटी की कोर होती है वहाँ पे हम 8 लेते हैं। 7.5 की जगह हम 8 रखते हैं, बाकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन सेम होती है। तो इस 7.5 में हम भागा देंगे 6 के साथ। ठीक है। तो हम इसे भाग देते हैं। 7.5 भागा 6। दोस्तों, यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिली वो मिली 1.25। ये क्या हुई? TPV यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। ठीक है।
यानी कि 1 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए हमें 1.25 टर्न्स देने की ज़रूरत होगी और 1 वोल्ट वापस लेने के लिए भी 1.25 टर्न्स हमें देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टीपीवी 1.25 लिख लेते हैं और इस यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है इसे हम साफ कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 7-3 के अंदर हम इसे डिजाइन कर रहे थे, इसकी टीपीवी हमें मिली 1.25। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे 8 रोटरी की पोल यहाँ पे हमने दे रखी है। यहाँ पे 8 पोल की रोटरी लगेगी वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए और इसके साथ यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की लूप निकाली है, वो बेसिकली एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। यानी कि आप अपने बैटरी चार्जर के अंदर अगर एग्जॉस्ट लगाते हैं तो एल्युमिनियम की जब आप वाइंड करते हैं तो वो काफ़ी ठीक ठाक से चल जाती है अगर उसके अंदर एयर की वेंटिलेशन ठीक ठाक हो रही होती है। तो अगर आप एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर काफ़ी हीट होकर ख़राब भी हो सकती है। तो फैन वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई निकाली है फैन के लिए। फिर से यहाँ पे 48 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए और ये है इसकी प्राइमरी कॉइल। और अपने इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर सबसे पहले वोल्टेज लिखेंगे और फिर हम 1.25 से गुना करके उसकी कंप्लीट टर्न्स लिखेंगे। तो बैटरी चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि इस बैटरी चार्जर को हमें कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट करनी है, यानी कि इसकी वर्किंग वोल्टेज कितनी होगी। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मर्जी चाहें तो 100 वोल्ट से भी आप इसे बना सकते हैं, यानी आपकी बैटरी चार्जर 100 वोल्ट पर ही काम करेगी। और अगर आप चाहें तो 150 से भी कर सकते हैं, तो आपकी बैटरी चार्जर 150 से काम करेगी। तो एक होती है कि आप कितनी वोल्टेज से चाहते हैं आपकी ट्रांसफार्मर काम करे और कितनी वोल्टेज तक आप चाहते हैं काम करे। तो 2 तरह की वोल्टेज होती है, तो इन दोनों वोल्टेज को हम सबसे पहले आपको बताते हैं और उस हिसाब से हम इसकी वोल्टेज का इन सारे लूप के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप 100 वोल्ट से अगर बैटरी चार्जर बनाते हैं तो उसके अंदर एक डिमेरिट क्या आती है कि कई बार कस्टमर उसे हाई पे करके छोड़ देते हैं, वोल्टेज आती है और बैटरी चार्जर खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप चाहें तो 150 वोल्ट से आप अपने बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला वोल्टेज हमने 150, यानी कि मिनिमम जो ये वोल्टेज रेंज इसकी होगी वो होगी 150। अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर आपकी वोल्टेज रेंज कुछ और है, अगर आप किसी और वोल्टेज रेंज के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन को करके अपने अकॉर्डिंग इस ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मिनिमम वोल्टेज है वो 150 है, ठीक है। और जो हम मैक्सिमम वोल्टेज चाहते हैं वो चाहते हैं 250, यानी मैक्सिमम 250 तक हमारी ट्रांसफार्मर अच्छे से काम करे, ठीक है। तो आप अगर 150 की जगह कुछ और वोल्टेज रेंज रखना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपकी वोल्टेज है उतने वोल्ट का आप सबसे पहला लूप यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 150 निकाला और मैक्सिमम 250 तक काम करे 250 वोल्ट, तो एंड में 250 वोल्ट हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले आपकी जो मिनिमम वोल्टेज है और जो मैक्सिमम वोल्टेज है इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 माइनस 250 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट हमारी इन दोनों लूप के बीच की जो डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है। तो पहली लूप हमारी यहाँ पे निकल चुकी है और यहाँ पे 7 लूप हमें और निकालना है, क्योंकि हम 8 पोल की रोटरी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप 6 पोल की भी यूज कर सकते हैं, मर्जी चाहे तो आप यहाँ पे 4 पोल की भी यूज कर सकते हैं या 8 पोल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 पोल यूज कर रहे हैं। तो हमारी जो वोल्टेज की डिफरेंस आई है वो 100 आई है, तो इसलिए हम 100 में 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 से नहीं 7 से, क्योंकि पहली लूप हमारी निकल चुकी है। तो 100 भागा 7, तो लगभग 14 वोल्ट की डिफरेंस आएगी इन सारे लूप के अंदर। अगर आपकी पहली लूप होती 100 वोल्ट की
तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे 150 वोल्ट आता, तो 150 में हम 7 से भाग देते और जितनी हमें आती, जैसे यहाँ पे 14 आई है, उस हिसाब से सारे के ऊपर हम वोल्टेज को लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस, सारे लूप के बीच की जो डिफरेंस है वो आ रही है 14। तो 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, 14, 14, हम यहाँ पे इस 250 को मिटा देते हैं, 14, 14। अगर आप इन सारे में इन सब को जोड़ते चलेंगे तो अप्रोक्स आपको 250 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी टर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 150 वोल्ट के लिए हमें कितना टर्न्स देना होगा, तो 150 के लिए 150 गुने 1.25, तो यहाँ पे 187.5 आया है। तो आप इसे 188 या फिर 187 भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 188। इतनी टर्न्स आपको सबसे पहले 0 से आप वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे और 188 टर्न्स के ऊपर पहली लूप आप निकाल देंगे बाहर। ठीक है, फिर से 14 वोल्ट के लिए 14 गुने 1.25, तो यहाँ पे 17.5, तो यहाँ पे आप 18 टर्न्स लगा सकते हैं सारे के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी प्राइमरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंडरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी के लिए यहाँ पे 48 वोल्ट की वाइंडिंग के लिए सबसे पहले 48, तो यहाँ पे 48 के लिए आप 48 नहीं, आप यहाँ पे इसे कम से कम 52 वोल्ट या फिर 54 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, तो 54 वोल्ट के लिए हम करते हैं 54 गुने 1.25, तो यहाँ पे 67.5 आया है। तो आप इसे 67 या फिर 68 टर्न्स यहाँ पर दे सकते हैं। 68 टर्न्स आप इसकी सेकेंडरी के अंदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 12 वोल्ट के लिए दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारी यहाँ पे 48 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे 54 वोल्ट क्यों लिया है, 54 वोल्ट हमने यहाँ पे क्यों लिया है। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस की वजह से हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेज इंक्रीज करके लेना होता है, और फिर ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर भी कुछ लॉसेज होती है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर क्षतिपूर्ति हो जाती है, इसलिए हमने 48 की जगह 54 लिया है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 12 वोल्ट फैन के लिए, तो फैन के लिए हम 12 वोल्ट की करते हैं 12 गुने 1.25, तो यहाँ पे हमें 15 टर्न्स देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे 15 टर्न्स दे सकते हैं। आप इसे 12 ही रहने दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक फैन ही चलनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी के अंदर जो वायर गेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 17 नंबर की वायर होगी। ठीक है, 17 नंबर की वायर होगी। अगर आप इसे एल्युमिनियम के साथ वाइंड करेंगे तो लगभग 450 ग्राम के आसपास वायर लगेगा। हालांकि जब कभी भी आप वायर खरीदते हैं तो आप यहाँ पे लगभग आधी किलो वायर खरीदे, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगी 17 नंबर तार के साथ। ठीक है, बची बात सेकेंडरी के अंदर, तो सेकेंडरी के अंदर आप वायर गेज यूज़ कर सकते हैं 11। सेकेंडरी के अंदर 11 नंबर वायर आप यूज़ करेंगे, और ये वायर जो आपकी लगेगी ये लगेगी लगभग 550 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसे कॉपर के साथ बनाना चाहते हैं तो लगभग 3 गुना वायर आपका प्राइमरी के अंदर भी बढ़ जाएगा और सेकेंडरी के अंदर भी 3 गुना वायर बढ़ जाएगा, और इसकी जो एम्पियरेज है ये 20 से बढ़ के और आपकी अच्छे ढंग से ये काम करेगी, और करीबन ये आपको 25 एम्पियर के आसपास आपको इस ट्रांसफार्मर से मिल सकती है अगर आप इसे कॉपर के अंदर वाइंड करते हैं तो। ठीक है, तो 17 नंबर वायर यूज होगी 450 ग्राम एल्युमिनियम में, कॉपर के अंदर 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर आप 11 नंबर वायर यूज करेंगे 550 ग्राम। ठीक है, 550 ग्राम।
550 ग्राम आप यूज़ करेंगे और अगर कॉपर के साथ इसकी बाइंडिंग करेंगे तो लगभग 3 गुना वायर इसके अंदर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि करीबन आपकी जो ये वायर है ये 1.5 किलो के आसपास लगेगी, इधर भी 1.5 किलो के आसपास लगेगी। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोर की बात की जाए तो 7 नंबर की कोर इसके अंदर 9 केजी के आसपास लगेगी। ठीक है, तो आप 9 केजी अगर लेते हैं 7 नंबर की कोर तो बड़ी आराम से इस ट्रांसफार्मर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर 20 एम्पियर की डिज़ाइन कर सकते हैं ई रिक्शा के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।